स्क्रीन दिखा? यस सर, दिख रहा है। चलो, तुम्हारा भी मेल आया हुआ है। अच्छा, तुम चेक किए थे रिजल्ट वाला, ठीक हुआ कि नहीं? जी सर, हो गया, ठीक हो गया। हो गया, वो कॉमन प्रॉब्लम रहा होगा। जी, उस सब का छुटा हुआ था फिर, तो हमको हाँ, लगा कहीं उसका मार्क्स ही नहीं पूरे नहीं से नहीं, आया वो रहा होगा सबका इसलिए। कॉमन प्रॉब्लम रहा होगा कुछ भी। एक मिनट से पहले बंद कर दो। जी। हमारा जो फोल्डर है, हम्म, सब बन गया प्रोग्राम सब? जी, बन गया। कहाँ गया फोल्डर ये वाला भाई? आज का जो फाइल तुम्हारा है ना, वो दो फाइल है। एक ये वाला है अटैचमेंट्स डॉट जिप, और एक है पॉइंटर क्वेश्चंस फर्स्ट डॉट। वाला सर मेरा सही था। सॉरी, सेकंड वाला सही था। सेकंड में जो भेजे थे वो वाला सही था। फर्स्ट वाला वो पॉइंटर। पहला मेल जो है कौन सा है, पॉइंटर वाला था या ये वाला था? इसको ऐसा करते हैं ना, इसको पॉइंटर पे ही बनाए थे सर, लेकिन वो हम बिना बिना वीडियो देखे ही बना रहे थे, अच्छा, जैसे इसलिए वो मान लो गड़बड़ एक हो ये गया वाला था। फोल्डर है लास्ट में और वीडियो एक देखे तब फोल्डर जो पता है लगा। ये वाला है। फिर से। जैसे एक ये वाला है सम ऑफ डिजिट डॉट सी रेक्टेंगल यूजिंग पॉइंटर डॉट सी, ये सब है, ये वाला सही है। यस सर। एक ये वाला भी तो है पॉइंटर क्वेश्चंस, यस कौन सा है दोनों में से? सर, जिसमें सब्जेक्ट के साथ डाले थे फोल्डर। हाँ, तो सब्जेक्ट तो ही था। सर प्रोग्राम खोलिए ना सर, देखने से पता लग जाएगा। नहीं नहीं, सब्जेक्ट जी, तो ये सब्जेक्ट वाला सही था सर। वाला सब्जेक्ट ये वाला है। मेल जब भी भेजा करो ना, तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट कुछ ना कुछ जरूर यस डाल सर। दिया करो, बिना सब्जेक्ट का मेल नहीं भेजना चाहिए। जी जी। उससे क्या होता है कि मान लो कोई जी फाइल अगर डाउनलोड करते हैं कंप्रेस करके, तो जो उसका जी। सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट से उसका जी फाइल बन जाता है। और अगर वो अच्छा। उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वो सिंपल बनाता है अटैचमेंट्स डॉट जिप। जैसे देवता का जो है बहुत सारा मेल आया हुआ है, किसी में सब्जेक्ट ही नहीं है, सब में नो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये अब तो हम जो एक, लास्ट में डाले थे उसमें सब्जेक्ट डाल दिए थे। हाँ, तो लास्ट वाला यही तुम्हारा है, सम ऑफ डिजिट वाला है ये। इसको एक बार ओपन करते हैं इस फाइल को। जैसे पहला मान लो ये है चेक इवन यूजिंग पॉइंटर। आज भी एक लड़का का आया है रिक्वेस्ट, समझे? उसका नाम अच्छा। है रोशन कुमार। तो हम लोग के बैच का दिखा रहा है, लेकिन उसका फिर रोल नंबर जो दे रहा है, वो रोल जी। नंबर का वो हमको लगता है कि उल्टा पुल्टा लिखे हुए है। रोल नंबर यहाँ है उसका है 52 रोल नंबर लिखा है, तो 52 तो नहीं होना चाहिए किसी का रोल नंबर। यस सर, यस सर। 52 कहाँ से आएगा रोल नंबर? आर कुमार 620066@gmail.com उसका मेल आईडी है। रोशन नाम का भी लड़का भी नहीं है सर मेरे क्लास में। रोशन नाम का कोई नहीं है ना? नहीं सर। तो ऐसे सब ट्राई करते रहता है लगता है फिर। यस। हाँ, तो लिंक में लिंक असल में डाला हुआ है स्टूडेंट कॉर्नर में, तो वहाँ जाता होगा, वहाँ से देख करके उस पर क्लिक कर देता होगा। अब उसी में इतना सारा मतलब पेंडिंग है अभी। देखो 1 2 3 4 5 6, एक तो एक भेजा है ये ब्रादुल मोबिन करके एक भेजा था कोई लड़का। ये सब कोई बाहर बाहर का ये स्टूडेंट भी सब है, नहीं और है इसका सर। अपना हाँ क्लास रोल लिखा 721, तो इस ऐसे पकड़ में आता है कि गलत है। ये वाला फाइल है नहीं, इसमें कैसे चेक किया हो इसमें? वाइड चेक इवन, मतलब ये क्या करेगा कि इवन है कि नहीं ये बताएगा। तो नंबर हो गया, उसके बाद इवन है, फिर ऑड है, फिर रिजल्ट इवन है, रिजल्ट ऑड है। इसमें इतना वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत है इसमें? ये जो है ना रिजल्ट इवन है या रिजल्ट ऑड है, इसका क्या काम है? यूज जो यहाँ पे हो रहा है, दो ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक तो नंबर यूज कर रहा हो और एक इवन यूज कर रहा हो। नहीं, ये इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। दिख रहा है? हेलो, कहाँ के दिमाग चला गया तो चला है, तो आ रहा है आवाज मेरा?
हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, आ रहा है आवाज। बोल रहे थे कि ये जी जो हाँ। प्रोग्राम लिखे हो इसमें, मतलब ये नंबर नाम का वेरिएबल है, इवन नाम का वेरिएबल है, बाकी ये जो इतना जो वेरिएबल है, ऑड है, रिजल्ट, इवन, रिजल्ट, ऑड, इसका क्या काम है? वो सब पहले यूज किए थे ना, उसी का रह गया, उसको काट नहीं कर पाए हैं। वही का अननेसेसरी हो। जी जी। नंबर है, इवन है। अच्छा, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया नंबर परसेंट 2। या तो इसमें 0 आएगा या 1 आएगा। अगर यस इसमें 0 आ गया तो ये इवन नंबर हो गया, 1 अगर आ गया तो ऑड नंबर हो गया। ठीक तो है, फर्स्ट क्लास। ऐसे इस तरह का जो प्रोग्राम है ना, जी इसमें तो वो टाइप डेफ वाला सिस्टम जो हम लोग करते हैं बूल यूज करके, ट्रू फॉल्स, उसको भी यूज कर सकते थे। तो उससे ये पता चलता है कि सही में हम क्या पास कर रहे हैं, ट्रू पास कर रहे हैं कि फॉल्स पास कर रहे हैं। नहीं, एक तो बताए थे टाइप डेफ इंट बूल करके, तो बुलियन वाला सिस्टम भी लगा सकते हो इसमें। जी क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है चेक करने के बाद क्या बताएगा कि या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी भी ठीक है, अभी यहाँ पे 0 या 1 रिटर्न कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर ले रहे हैं। इवन का वैल्यू अगर 0 है तो इवन नंबर है, अगर ये 1 है तो ये ऑड नंबर है। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि यहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि टाइप डेफ, प्रोग्राम का रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टाइप डेफ इन बूल, ठीक है। फिर हैश डिफाइन ऊपर ही कर लो, यहाँ पे हैश डिफाइन ट्रू 1 and then हैश डिफाइन फॉल्स 0, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ना, इसको कर दो बूल टाइप का, इसका नाम कर दो कि ठीक है ये इवन है, इवन का वैल्यू तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसका नाम ऐसा भी लिख सकते हो कि इज इवन, मतलब इवन है कि नहीं। और अब यहाँ से क्या करेंगे कि वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे बूलियन टाइप का, तो बूल इज इवन, और यहाँ पास कर देंगे परसेंट इज इवन को। फिर यहाँ भी पॉइंटर, तो ये इंटीजर टाइप का नहीं रहेगा, ये बूल टाइप का हो जाएगा। हालांकि बूल भी क्या है, इंटीजर ही है, जी। लेकिन इससे प्रोग्राम मतलब का रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। और यहाँ अभी ऐसे लिखना है इसको कि हमको पता है कि नंबर अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो ट्रू होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ नंबर परसेंट 2 becomes equal to 0, then star is even equal to true, else star is even equal to false। मतलब ये क्लियर लग रहा है ना कि अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इज इवन को ट्रू कर रहे हैं, और नहीं तो फिर इज इवन को फॉल्स कर रहे हैं। अब यहाँ जो है ना, सिंपल ऐसे लिखेंगे कि इफ इज इवन, मतलब इवन है तो प्रिंट करना है इवन नंबर, और नहीं तो प्रिंट करना है ऑड नंबर। आउटपुट वही है, लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल ज़्यादा हो गया। मतलब इसको कोड देखने लग रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक इवन को कॉल कर रहे हैं और उसमें नंबर पास कर रहे हैं और इज इवन पास कर रहे हैं। बाद में कहते हैं कि इफ इज इवन, तो ये लगता है कि इंग्लिश से मिलता जुलता स्टेटमेंट है कि इफ इज इवन, मतलब इवन अगर है तो ये डिस्प्ले करेगा इवन नंबर, अदरवाइज डिस्प्ले करेगा ऑड नंबर। सब कुछ लॉजिक वही रह गया है, लेकिन थोड़ा सा रीडेबिलिटी इसका बढ़ गया प्रोग्राम का। इसको यूज करना चाहिए, बूल वाला कंसेप्ट जो है। एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल क्या करना है, लिख फिर प्रोग्राम का नाम क्या था, ये पहले फोल्डर में जाना होगा ना, पॉइंटर वाले, तो जीसीसी एक इवन यूजिंग पॉइंटर, इवन नंबर,
और 5 और नंबर। बाकी सब वैसा ही होगा। एक है चेक प्राइम, इतना गैप शुरू में देने की जरूरत नहीं है। ये प्राइम इक्वल टू 1, जैसे यहाँ क्या किया हो, प्राइम को 1 से कंपेयर किया हो। अगर इसका वैल्यू अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर है, अन्यथा तो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिटर्न बैक होने का? अच्छा, या तो 1 रिटर्न होगा या फिर 0 रिटर्न होगा, ही ना है। जी जो तो प्राइम नहीं सर, अगर लग जाएगा तो 0 होगा, नहीं ले। मतलब या तो बाई डिफॉल्ट ये 1 जाएगा, नहीं तो फिर ये 0 जाएगा। तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये प्राइम, दैट्स ऑल। मतलब प्राइम है क्या? ये अगर प्राइम सर है, 0 प्लस कर देगा। हाँ, क्योंकि डबल इक्वल तो हम उसको 1 से कंपेयर कर रहे थे, तो 1 से कंपेयर जी करे जी या जी नहीं करे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उससे। जी दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो अगर 1 होगा ना होगा जी तो ये ट्रू हो जाएगा कि इज प्राइम, इफ प्राइम, जी तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज प्राइम यस नंबर नहीं। बाकी ये प्रोग्राम फर्स्ट जी क्लास है। जी इसका नाम है जीसी चेक प्राइम, तो जीसीसी चेक प्राइम। अच्छा, इसकी वर्टी मैथ डॉट इंक्लूड किया हुआ है इसमें? हाँ, किया हुआ तो है। तब फिर यहाँ पे यूज करना होगा -ln इंटर नंबर 5, 5 इज प्राइम, और इंटर नंबर नॉट प्राइम। ठीक है, दोबारा से जो डिस्प्ले कर रहा है उसको हटा देना होगा, इंटर नंबर। इसका जरूरत ही नहीं, जब मैसेज हम ऑलरेडी डिस्प्ले कर ही रहे हैं कि प्राइम है या नहीं है, फिर से इसको डिस्प्ले करने का जी कोई मतलब। ये भी सही हो गया, सही है ही ये सब। रेक्टेंगल यूजिंग पॉइंटर। अच्छा। इसमें क्या है कि रेक्टेंगल का लेंथ है और ब्रेथ है, एरिया और पेरीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, एरिया, पेरीमीटर। एरिया इज दिस, पेरीमीटर इज दिस। इंटीजर ही है, ठीक है ये। सर और दूसरा लास्ट एक है सम ऑफ डिजिट। अच्छा, इसमें रिवर्स भी करना था। जी रिवर्स करने के लिए मतलब दो अलग अलग फंक्शन बना लिए नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, एक में भी काम कर सकते थे, लेकिन तो एक में बना सकते थे, एक में ही दोनों काम कर लेते थे। नहीं, मतलब 3 आर्गुमेंट पास करते, नंबर, एम्परसेंड डिजिट और एम्परसेंड रिवर्स। ये भी ठीक है। जी सम ऑफ डिजिट्स आ गया, उसमें रिमाइंडर है, डिजिट इक्वल टू 0 है, और फिर डिजिट प्लस इक्वल टू रिमाइंडर आ यस रहा सर। है नंबर बाई 10। इसमें आ गया नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे आ गया। अच्छा, और रिवर्स वाले में रिवर्स का जो लॉजिक है वो लॉजिक लगा दिए। यहाँ इसका है, नाम है सम ऑफ डिजिट, दिस इज सी। अच्छा, एक ही डेट था एक्चुअली। ठीक है अभी। तो सर सब प्रोग्राम पहले सही वाला जो है। मेल थे उसमें हाँ, सर, उसका देखिए तो क्या गलत मतलब किए हैं। इसमें तो उतना ही उसमें प्रोग्राम लिखा होगा एड्रेस, इसमें। या सर एड्रेस ऑपरेटर का यूज किए हुए हैं, इसलिए लग रहा है सम गलत एक लगा। मिनट, उसको पर ओपन करते हैं, जैसे किसी एक पोस्ट में से ओपन करते हैं। मान लो चेक इवन वाला है ना, ये वाला। यस सर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ भी तो यूज किए थे। यस सर, लेकिन उसमें नहीं यूज किए थे ना, इसमें उस फंक्शन के अंदर एड्रेस ऑपरेटर ऑपरेटर का यूज किए, वो तो गलत है ना सर। नहीं नहीं, ये तो गलत है। जी यहाँ क्या हो रहा है इसीलिए पता सर है लगा यहाँ? कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो जी पॉइंटर है जिस समय ये फंक्शन कॉल हुआ चेक इवन, ठीक है, यस सर। उस समय क्या हुआ जी कि इवन नाम का जो वेरिएबल हमारा मेन फंक्शन का है, उसका जी एड्रेस इस पॉइंटर में आ गया। दोनों में अंतर है, ये जो इवन है दिस इज ए सिंपल वेरिएबल ऑफ यस मेन सर। फंक्शन,
और ये जो इवन है दिस इज पॉइंटर ऑफ चेक इवन फंक्शन। तो क्या हो रहा है कि चेक इवन फंक्शन का जो पॉइंटर है ना वो इस जी। इवेंट का एड्रेस कंटेन कर रहा है, लेकिन बाद में यहाँ क्या लिखा होगा कि इवन इक्वल टू एम्परसेंड नंबर, मतलब अब ये जो पॉइंटर है अब इस नंबर का एड्रेस कंटेन कर रहा है। इस नंबर का एड्रेस कंटेन करने से फायदा नहीं ना, क्योंकि ये नंबर जो है तो लोकल वेरिएबल है। जी जी। ये जो नंबर है ये हमारा लोकल वेरिएबल है ये, ठीक है। फिर यही बाद में सोचा, फिर लगा कि नहीं ये तो गलत, पॉइंटर का यूज ही नहीं हो रहा है। हाँ पॉइंटर का यूज हो रहा है, लेकिन पॉइंटर का फिर एड्रेस चेंज हो गया ना। ये जो पॉइंटर हमारा है जी इसको कंटेन करना चाहिए दूसरे फंक्शन का एड्रेस, दूसरे फंक्शन के वेरिएबल का एड्रेस। ये तो यहाँ तक तो सही है जिस समय कॉल हो रहा है, लेकिन जैसे अब यहाँ पे तुम इसको चेंज कर लिए तो अब ये क्या हो गया कि इसका जो एड्रेस है वो ओवरराइट हो गया। अब ये पॉइंटर जो है ना इस लोकल वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करने लगा, इसका एड्रेस नहीं कंटेन कर रहा है। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पर रिटर्न किया गया, रिटर्न का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे इसको मतलब बाई एड्रेस अगर लगाए हुए हैं तो फिर रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ है। तो पॉइंटर का इसमें यूज नहीं हो पाया, इसके अंदर पॉइंटर का इसमें यूज नहीं हो पाया। ऐसे काम ये कर रहा होगा, काम ये कर रहा होगा ये, लेकिन काम इसलिए कर रहा है ना, ये काम तो सही कर रहा है। हाँ काम इसलिए कर रहा है कि चलो यहाँ पे रिटर्न ले रहे हैं ना यहाँ पे, इस कारण से। अगर रिटर्न बैक नहीं लेंगे तब ये काम नहीं करेगा। तब काम अब इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि रिजल्ट इवन इक्वल टू दिस वन या रिजल्ट ऑड इक्वल टू दिस वन। जब अगर ऐसा लिखना ही था तो फिर यहाँ पॉइंटर पास करने का जरूरत क्या था? तब तो केवल नंबर पास करते और नंबर को चेक करके वहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते, जैसे बाई वैल्यू वाले में करते हैं। लेकिन हम लोग जो पॉइंटर यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ से रिटर्न बैक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए काम करना अलग चीज़ है, लेकिन लॉजिकली ये गलत हो रहा था। देवता है क्या? हाँ है। तो इसका तो बहुत सारा मेल आया हुआ है, अटैचमेंट है। एक तरह के किसी में डेट मतलब सब्जेक्ट नहीं लिखा रहा था इसके वाले में, तो सब्जेक्ट लिखना चाहिए मेल पे। कितने पार्टिसिपेंट्स? आज तो 9 है, अच्छा खासा है। इसका जो प्रोग्राम सब है देवता का, डेट वाइज को हम कर दिए हैं। 3 जिप फाइल है, 3 आज वाला हाँ आज वाला तुम्हारा मतलब आज वाला कौन सा है? जैसे तुम मेल एड प्रोजेक्ट वाला, ये वाला कल सर तुम्हारा मेल आया हुआ था, 1 मिनट रुको। मेल जब सेंड करो ना तो उसमें क्या किया, नहीं मेल जब सेंड किया करो तो उसमें क्या करो कि उसमें सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लिख दिया करो। सब्जेक्ट में लिखने से क्या होता है ना कि वो जिप फाइल जो बनता है वो जिप फाइल उसी नाम से बन जाता है। जैसे दिखाते हैं तुम्हारा, तो मेल आईडी क्या है सर देविता कुमारी 083 आ गया। जितना मेल आया हुआ है ना उसको हम डाउनलोड किए हैं यहाँ पे। तो इसमें तो किसी में सब्जेक्ट है ही नहीं, सब नो सब्जेक्ट नो सब्जेक्ट नो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट लिखने से क्या होता है कि वो पकड़ में आता है कि कौन सा मेल था वो। आज हम इसमें 3 मेल डाउनलोड किए हैं। जैसे ये 1 मई का है, 3 मई का है ना यहाँ पे, एक 3 मई का एक ये वाला मेल है, फिर 3 मई का एक ये मेल है, ये सर वो और ये हाँ ये दोनों, और एक ये आज वाला है मुझे लगता है। ये सर इसको चेक कीजिए, इसी को चेक करना है। नहीं अच्छा ये जो फाइल है arrayproject.c इसको भी चेक करना है। ये तो सिंगल फाइल चला गया था तो फिर बाद में पूरे साथ मतलब इसको कंसीडर नहीं करना है, केवल इसको कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब ये लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट है, ये वाला जो फोल्डर बनाना है यही सब ना है। यस सर। इसमें सब तो इसमें एक ही के अंदर रखा हुआ है ना, इसको फोल्डर बना के रखना होगा। इसका मेन फाइल कहाँ है? मेन फाइल ये वाला है सर, ये एरो, यस सर। हाँ ये वाला मेन फाइल तुम्हारा, 1 मिनट रुको, ये हो गया तुम्हारा मेन फाइल। अच्छा यहाँ तो फिर ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्प्ले मॉड्यूल के अंदर show.h, डिस्प्ले सॉर्टिंग मॉड्यूल के अंदर sorting.h, लेकिन यहाँ तो फोल्डर नहीं बना हुआ है।
क्या करना है ना, तुम्हारे सिस्टम में तो फोल्डर बना हुआ होगा। वैसे बनाया था सर, सेंड करने पता नहीं। नहीं, उस फोल्डर को Yes, पहले sir. कंप्रेस कर लेना, उसको राइट क्लिक करके कंप्रेस करने का उसमें ऑप्शन आता है, विंडो में जो है ना ऑप्शन आता है कंप्रेस करने का, जिप करने का। तो कंप्रेस करना, राइट क्लिक करने के बाद कंप्रेस करने के बाद पूरा का पूरा फोल्डर कंप्रेस हो जाएगा। अब वो जो कंप्रेस फाइल बनेगा डॉट जिप फाइल या डॉट आर फाइल, उस फाइल को क्या करना है, अटैच कर देना उसको। Yes. तो उससे ये होगा कि इतना सारा फाइल अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही अटैचमेंट से सारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक है तुम्हारा डिस्प्ले मॉड्यूल है, उसमें शो डॉट एच है। एक मिनट रुको, ये फोल्डर जो हम बनाए हैं आज का, इसका नाम है अटैचमेंट 4 तारीख के डेट का फोल्डर है। तो एक पहले बनाना है फोल्डर जिसका नाम देना है डिस्प्ले मॉड्यूल। डिस्प्ले मॉड्यूल, और इसमें हमको लगता है कि शो वाला जो फाइल है ना, शो डॉट एच और शो डॉट सी, उसको पास कर देना है। एम भी शो डॉट स्टार को डिस्प्ले मॉड्यूल में डाल देना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है सॉर्टिंग मॉड्यूल। तो mkdir सॉर्टिंग मॉड्यूल, इसमें जाना चाहिए सॉर्टिंग डॉट सी और सॉर्टिंग डॉट एच। एम भी सॉर्टिंग डॉट स्टार को सॉर्टिंग मॉड्यूल वाले फोल्डर में प्लेस कर देना है। नेक्स्ट जो यहाँ नाम लिखा हुआ है वो है इंसर्ट मॉड्यूल का नाम है। तो mkdir इंसर्ट मॉड्यूल, इसमें क्या क्या प्लेस करना होगा इंसर्ट वाले में, ऐड डॉट सी और ऐड डॉट एच को। Add dot. हाँ, एम भी ऐड डॉट स्टार को इंसर्ट मॉड्यूल में डालना है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल का जो नाम है वो है डिलीट मॉड्यूल। तो फिर mkdir डिलीट मॉड्यूल, और इसमें क्या करना है कि डिलीट वाला जितना फाइल है उसको डिलीट मॉड्यूल में प्लेस कर देना है। अब बच गया एक एक्सट्रैक्शन का, लास्ट बच गया होता है। एसओपी डाल दीजिएगा सर ग्रुप में। क्या जी, भी ग्रुप में कैसे डालेंगे इसको, मतलब इसका सर एसओपी फाइल? डाल दीजिएगा पीडीएफ बनाकर। हाँ, पीडीएफ बना के डाल देंगे इसको, ठीक है। ओके सर, थैंक्स। उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर एक हो गया ये अकरेंस मॉड्यूल है ना, एक्सट्रैक्ट तो है ना, बनेंगे ना एक्सट्रैक्ट वाला? नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया है। Occurrence को हटा देना है सर। अच्छा, इसका कोई फाइल यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। Occurrence लाइक्स के अंदर है तो उसको हटा देना। यस। हटाए थे वहां से, तो यूज नहीं किया हुआ है क्या एक्सट्रैक्ट मॉड्यूल? then mv extract dot star and then extract module। अब सब अपनी जगह पे चला गया। इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी, नहीं इसको तो यूज करना नहीं है अकरेंस वाले को। तो इसमें भी कहीं यूज हो रहा होगा। यहाँ पे अकरेंस का कोई फंक्शन कॉल हुआ है क्या? सर वो एक्सट्रैक्ट के अंदर ही आ गया ना सर। सेम कोडिंग 2 बार हो गया था दोनों में, तो हटा दो। अच्छा, एक मिनट रुको, पहले कंपाइल करना दो इसको पहले। जैसे पहला हम लोग का है, इसमें मान लो डिलीट वाला है, तो जीसीसी -c डिलीट डॉट सी बन गया ऑब्जेक्ट फाइल। देन डिस्प्ले मॉड्यूल जीसीसी -c, नाम क्या था, शो डॉट सी। इसमें क्या आ गया, शो डॉट सी में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ कंपाइल हुआ है। एक फाइल ये है शो डॉट एच है, इसमें एक ही फंक्शन है शो एलिमेंट, इंट एरे और इंट टोटल ई, ठीक है। और शो डॉट सी जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, शो डॉट एच इंट एरे
इन टोटल एलिमेंट int i इक्वल टू 0 i लेस देन। अच्छा यहाँ पे जैसे प्रिंटफ यूज किया हुआ है ना, यहाँ प्रिंटफ जब यूज किया हुआ है तो हमको लगता है कि यहाँ तुमको हैश इंक्लूड stdio भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब वो प्रिंटफ काम करेगा। हैश इंक्लूड stdio डॉट, उसी कारण वो वार्निंग एरर दे रहा होगा। हो गया। नेक्स्ट एक्ट gcc -c extract डॉट सी। अभी यहाँ देखो, यहाँ साइज यूज किया हुआ है। साइज कहाँ से आ गया है? ये कहीं डिफाइन है क्या? तो एक्सट्रैक्ट वाले में सर मेन फाइल में नहीं, वो देखते हैं उस फोल्डर में क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। जैसे एक्सट्रैक्ट डॉट एच है ये, तो एक्सट्रैक्ट डॉट एच में वो केवल 3 फंक्शन का प्रोटोटाइप है: एक्सट्रैक्ट एलिमेंट, लास्ट अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस। ओके, एंड देन डॉट सी वाले में क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट डॉट एच। तो यहाँ ये जो साइज है ना, ये कहाँ से आ गया? कितना साइज इसका करना है? मान लो इसको 1000 कर लेते हैं, तो कांस्टेंट है ना, खोजेगा कांस्टेंट कहाँ डिफाइन किया हुआ है? बस कांस्टेंट उसको मिलेगा नहीं। ये एक फंक्शन हो गया एक्सट्रैक्ट एलिमेंट, दूसरा हो गया लास्ट अकरेंस, तीसरा हो गया फर्स्ट अकरेंस। अभी प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 6, 18 दो जगह है। 6 में क्या प्रॉब्लम है? लाइन नंबर 6 फॉर लूप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है ना सेमी कॉलन होगा। ये प्रोग्राम वहाँ कंपाइल नहीं की थी क्या? यहाँ भी सेमी कॉलन होगा। नो कंपाइल करके चेक करना चाहिए एक बार, किसी रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। अभी भी एक जगह है, लाइन नंबर 18 में ही प्रॉब्लम है। यहाँ भी सेमी कॉलन होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट भी हो गया। कौन सा बच गया? इंसर्ट। तो gcc -c इंसर्ट नहीं, इसका नाम है ऐड डॉट सी। काम करिए। लास्ट इज द सॉर्टिंग। gcc -c सॉर्टिंग डॉट सी, ये भी काम करिए। चलो सब हो गया। अब क्या करना है ना कि मेन फोल्डर में आना है और यहाँ लिखना है कि gcc, जितना हमारा मॉड्यूल है सबका हेडर फाइल। जैसे मान लो पहला है डिलीट मॉड्यूल, तो उसके अंदर जो हेडर फाइल है इसका नाम है डिलीट डॉट एच। नहीं, डिलीट डॉट एच नहीं, डिलीट डॉट ओ ऑब्जेक्ट फाइल लेना है। नेक्स्ट मॉड्यूल इज द डिस्प्ले मॉड्यूल, तो डिस्प्ले मॉड्यूल के अंदर शो डॉट ओ। नेक्स्ट मॉड्यूल इज एक्सट्रैक्ट मॉड्यूल, अंदर है एक्सट्रैक्ट डॉट ओ। देन इंसर्ट मॉड्यूल, इसमें था ऐड डॉट ओ। देन सॉर्टिंग मॉड्यूल, इसमें नाम है सॉर्टिंग डॉट ओ। देन हाइफन नो, ये जो मेन फाइल है ना, इसका हम डॉट सी फाइल भी ले सकते हैं। देन हाइफन ओ, एरे प्रोजेक्ट बन गया। अब इसको रन कराना है एरे प्रोजेक्ट को। अभी फर्स्ट क्लास काम रन कर रहा है। इससे पहला ऑप्शन इसमें है, मान लो अभी हम ऑप्शन नंबर 3 यूज करते हैं, शो द एलिमेंट्स। कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो ब्लैंक आ गया। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट ऐड किया हमने लास्ट में, जैसे ऐड किया 23 को, अब 3 करेंगे तो 23 दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है 23, सही है। फिर मान लो चॉइस नंबर 2 लिए बिगनिंग में ऐड करने के लिए, यहाँ ऐड कर दिए 12 को। अब अगर 3 करेंगे तो 12 और 23 आना चाहिए, आ रहा है 12 और 23। फिर मान लो फिर से एक ऐड करते हैं 98, फिर से एक ऐड करते हैं 34, अब इसको शो करते हैं। तो अब हमारे पास है 98, 12, 23 और 34। इसको सॉर्टिंग करते हैं मान लो 7 नंबर चॉइस से, लिखा हुआ एरो ऑपरेशन, मतलब सॉर्टिंग हो गया ये करने का मतलब। चॉइस नंबर 3
हाँ हो तो गया 12 23 34 98 काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। मान लो डिलीट करना है तो डिलीट द लास्ट एलिमेंट चॉइस नंबर 4। अब अगर डिस्प्ले करते हैं तो 98 गायब हो गया। अच्छा पाँचवा डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट 5 देन 3 23 हो गया। एक मिनट फोन आ रहा है कहीं से। हेलो। हेलो हेलो बोले हैं कि आ रहा है आवाज। हेलो हाँ बोल रहे कि 5 मिनट थोड़ा वेट करो ना। वो कुछ सामान मंगाया हुआ था, कूरियर वाला आया हुआ है, उसको पेमेंट वगैरह कर देते हैं तब फिर बैक होते हैं। फिर मैसेज में डाल देते हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मिनट्स। फिर हम कॉल बैक करते हैं, फिर वापस आते हैं। अब इसको ऑन ही रहने देते हैं। हाँ
Hello, Devta. हाँ सुधांशु, आ रहा है आवाज? ये प्रोग्राम होता है, ठीक है अभी। आवाज का रेट इसमें देते हैं, अभी नहीं आया पूरे वाला, तब तक उसको कंटिन्यू करते हैं। May 4 2020। सर फंक्शन वाला भी प्रोग्राम था। अच्छा, उसी फोल्डर में है क्या? सर फंक्शनल वो प्रोग्राम कल नहीं है? भेजी थी 3 तारीख। कल वाले में था वो, इसका मतलब इसमें होगा, इस वाले में होगा तो। ये वाला सब है, ये तो क्या? कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय एड्रेस इवेंट वाला इसमें नहीं है। ये प्राइम कॉल बाय एड्रेस। सर है चेक चेक वाला चेक अच्छा, वाला। ये चेक कॉल बाय एड्रेस दोस्तों, ये सीपीपी लिखा हुआ है, लेकिन C++ का प्रोग्राम है क्या ये? सर सी का तो सी का, यानी एक्सटेंशन इसका सीपीपी लिखा हुआ है, इसलिए पूछा। चेक इवेंट हो ये गया, तो नंबर फाइल। और आर, ठीक है। नम है, आर है, इंटर नंबर, चेक इवेंट इफ आर इक्वल टू 0। हाँ ठीक तो है, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आर में, और उस आर को यहाँ चेक कर रहे हैं कि आर का वैल्यू अगर 0 है तो ये इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं तो फिर ये ऑड नंबर है। काम करता है ये। यहाँ से 12 करते हैं पहले, एक मिनट। यस सर। अभी आया नहीं पूरे वाला, आने ही वाला है, आएगा तो फिर उसमें से आ गया। अच्छा आते हैं, एक मिनट रुको, 10-5 मिनट में बुलाएगा मुश्किल से।
हेलो सर। हेलो। 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 हाँ सुधांशु, आ रहा है आवाज? यस सर। हेलो। देविता लगता है चली गई है, उसका भी नहीं आ रहा है, उसका आइकन यहाँ पे। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी इस बारे में। प्रोग्राम तो इसका लगता है सही है ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो है 6 हो गया और 7 स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन। इसको बताते हैं कि बाकी जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसमें और जो स्टैटिक डिफाइन करते हैं उसमें दोनों में क्या अंतर है। हेलो।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं उस फंक्शन में जितने वेरिएबल्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक इन द सेंस कि जितनी बार फंक्शन कॉल होता है ना उतनी बार वो वेरिएबल नए से डिफाइन होता है, और फिर जब फंक्शन हमारा का कॉलिंग कंप्लीट हो जाता है तो उस वेरिएबल का जो वैलिडिटी है वो भी लॉस्ट हो जाता है। स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होता है ना कि अपना प्रीवियस वैल्यू जो है उसको रिटेन करता है। तो जनरली रिकर्सन के केस में इस तरह के वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं। उसी चीज को उसका एक एग्जाम्पल लेके यहाँ दिखाते हैं कि क्या इसका यूज है और कैसे इसको डिफाइन करना है। तो इन ए फंक्शन when we define a variable, then by default it becomes an automatic variable. So the definition of such variable remains valid till the control of the program is inside the function. As soon as the flow of control comes out of the function, then the definition of that variable is lost. But in case of a static variable, the previous value of the variable is retained between different calls to the function. So this type of variable becomes useful in case of recursive function. पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे रिकर्सन के केस में। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका नाम है माई फंक्शन। और ये जो माई फंक्शन नाम का जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर बाय द वे एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है माई वेरिएबल। अब यहाँ लिखा है कि माई वेरिएबल इक्वल टू 5 एंड देन printf and then variable, या फिर उसका नाम लिख दो कि माई वेरिएबल $d/n कॉमा माई वेरिएबल। फिर हम लिख रहे हैं कि माई वेरिएबल प्लस प्लस एंड देन अगेन द सेम printf। इसको लिखते हैं कि बिफोर इंक्रीमेंट, और यहाँ लिखते हैं कि इसको आफ्टर इंक्रीमेंट।
अब क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। जैसे मेन नाम का फंक्शन हमारे पास है, में गए और यहाँ से और इसमें लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। अब फर्स्ट टाइम उन्होंने इस फंक्शन को कॉल किया, माई फंक्शन को, फिर सेकेंड टाइम कॉल किया माई फंक्शन को। एक ही फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 बार कॉल कर रहे हैं। सिंगल फंक्शन जो है उसको 2 बार कॉल कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले कॉपी कर लेते हैं। फाइल, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, फाइल मान लो इसका नाम है static.c। ये और सीपीयू वर्क कर रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h and then the code। यहाँ क्या करेंगे, इसका जो प्रोटोटाइप है केवल उसको डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन का जो बॉडी है उसको बाद में डिफाइन करेंगे। इसको कर लेते हैं void, इसको बोलते हैं void, and then semicolon then the main function। तो ये हो गया हेडर फाइल, ये हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप, देन द मेन फंक्शन, देन इस फंक्शन का बॉडी। इस वाले कोड में भी जहाँ फंक्शन लिखा हुआ है इसको void कर देते हैं। ये फंक्शन नाम का कीवर्ड तो सी में है नहीं, ये दूसरे लैंग्वेज से आ गया है यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करना है और रन करना है। gcc static.c। ये वाला आउटपुट दिख रहा है। जैसे क्या हो रहा है ना कि फर्स्ट टाइम जब हमने फंक्शन कॉल किया माई फंक्शन यहाँ पे, तो उस समय माई वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 5 हुआ और फिर उस 5 को डिस्प्ले कर दिया गया। फिर 5 को हमने इंक्रीज किया तो माई वेरिएबल को बाई 1, तो फिर वो डिस्प्ले हुआ। तो पहली बार 5 डिस्प्ले हुआ, फिर वो 6 डिस्प्ले हुआ। और जैसे ही इस फंक्शन से कंट्रोल वापस आया तो इस वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है ना लॉस्ट हो गया, माई वेरिएबल। दोबारा जब हम कॉल कर रहे हैं तो दोबारा कॉल करने के बाद फिर ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगली बार जो है फिर वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे डायरेक्टली यहाँ पर माई वेरिएबल इक्वल टू 5। सेमी इफेक्ट है, जब कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा कि वेरिएबल को डिफाइन करेगा जिसका टाइप हमारा इंटीजर होगा और इसका वैल्यू जो है 5 होगा। फिर वो पहले 5 डिस्प्ले करेगा, फिर वेरिएबल का वैल्यू बढ़ के 1 हो गया और 1 होने के बाद फिर से क्या होगा कि वो अब 6 डिस्प्ले करेगा। तो चाहे कितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करें, हर बार ये वेरिएबल जो है ना 5 से स्टार्ट होगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 5 से स्टार्ट होगा, 6 पे जाएगा। मीन्स एवरी टाइम जो है ना 5 और 6 यही 2 आउटपुट इसमें आएगा। जैसे भी यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम 5 देन 6 देन 5 देन 6, ऐसा कुछ। हम चाहे तो यहाँ पे प्रिंटफ लगा सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि प्रिंटफ फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन, ये फंक्शन का पहला कॉल है। देन दिस इज printf second call to the function। तो अभी दिखाएगा कि फर्स्ट कॉल के समय सिचुएशन क्या है
और सेकेंड कॉल का सिचुएशन क्या है। फिर से कंपाइल कर लेते हैं पहले इसको। जिस समय पहली बार कॉल किया गया, यह फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन, उस समय 5 आया, 6 आया। फिर सेकेंड कॉल जब हुआ, फिर वो 5 से स्टार्ट हो गया, फिर 6 पे। सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे हम लोग यहाँ दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, मान लो इसका नाम था माई फंक्शन 1, और इसका भी ये भी मेरा माई फंक्शन 1 है। एक सेकेंड फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम देते हैं माई फंक्शन 2। और इस फंक्शन के का जो बॉडी है, उसमें जो वेरिएबल है उसको स्टैटिक डिफाइन कर देंगे। लिखेंगे कि स्टैटिक इंट और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन माई फंक्शन 1 and second call to the function my function 1। फिर जिसे हम कॉल कर रहे हैं वहां भी नाम चेंज करना होगा, यहाँ भी 1 कर कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ से एक बीच में प्रिंटफ लगा देते हैं एक्स्ट्रा स्लैश एन क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन माई फंक्शन 2, और फिर ये हो जाएगा माई फंक्शन 2। देन हेयर जो माई फंक्शन 2 है इसमें स्टैटिक लगा हुआ है। अब एक बार इसको पहले कंपाइल करते हैं। यहाँ भी क्या हो गया कि दोनों सेम ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ कॉल जिस समय कर रहे हैं ना, कॉल करते समय प्रॉब्लम है। 2 को कॉल नहीं कर रहे हैं, तो 1 को ही कॉल कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर देखो। माई फंक्शन 1 में क्या हो रहा है ना कि जितनी बार हम उसको कॉल कर रहे हैं तो पहले 5 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। और माई फंक्शन 2 वाले में क्या हो रहा है कि पहली बार 5 है, फिर 6 है, फिर वो प्रीवियस वैल्यू 6 जो है ना उसको रिटर्न कर लिया, फिर अब बढ़ के वो 7 हो गया। इसका एक यूज ये हो सकता है कि अगर मान लो कभी हमको ये ट्रैक करना है कि हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, कितनी बार कॉल किया गया है, तो उस समय भी हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट कॉल है इस फंक्शन का तो इसमें ये पर्टिकुलर काम करना है, और अगर ये सेकेंड कॉल है तो इसमें कुछ और काम करना है, थर्ड कॉल है तो कुछ और काम करना है। क्योंकि ये जो मेरा वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, ये प्रीवियस वैल्यू रिटर्न कर रहा है। पहली बार जब कॉल हुआ तो ये 5 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद बढ़ के वो 6 हो गया, और फिर सेकेंड टाइम जब कॉल हुआ तो 6 इसका लॉस्ट नहीं हुआ, वो 6 जो का त्यों आ गया, और फिर वो 6 के बाद बढ़ करके 7 हो गया। होता क्या है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टैटिक इंट माई वेरिएबल इक्वल टू 5, ये केवल पहली बार काम करता है। फर्स्ट टाइम जिस समय फंक्शन ये कॉल होगा माई फंक्शन 2, उस समय ये स्टेटमेंट काम करेगा, और उसके बाद फिर ये काम करना बंद कर देगा। अगली बार से ये स्टेटमेंट काम नहीं करता है। इसका मेन बेनिफिट ये है, यहाँ लिखते हैं कि इट विल रन only in the first call of this function। सेकेंड टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो उस समय इसको स्किप कर दिया जाता है, उस समय इस स्टेटमेंट को वो रन ही नहीं करता है इस वजह से अगली बार से। तो अगली बार फिर क्या होता है, कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ प्रिंटफ पे आया, इस पे आया, फिर इस पे काम किया, तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो रिटर्न कर लिया। इस चीज़ को यहाँ लिखना है। इफ
function contains a variable of static type, then the declaration statement of that variable is executed only one time when that function is called for the first time. बोल उसमें होता है. For example, in case of following function, यहाँ से लेते हैं बॉडी, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें क्या होगा कि द स्टेटमेंट, ये वाला स्टैटिक इंट माई वेरिएबल इक्वल टू 5 सेमीकोलन will be executed only one time when the function will be called for the first time. From the next call of the function, this statement will not be हेलो कौन? अच्छा, जियो का सिम नहीं, मतलब वो पहले यूज कर रहे थे, आजकल नहीं यूज कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, एक सिम है मेरे पास, यूज भी नहीं है ना, अभी नहीं लगा है. नहीं ऐसा ही, मतलब वो एक्चुअली ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिए तो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, ऐसे नेट के लिए इसको लिए थे इसका, और कोई सकते हैं. ठीक, हाँ ठीक. From the next call of the function, this statement will not be executed. ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज. So from second call onwards, control will directly go to the printf statement. इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू कीप track of how many times the function has been called. इसको यूज कर सकते हैं. In case of recursion, the function calls itself again and again. So if we want to stop this
self calling of a function, then we can make use of a static variable inside a recursive function. ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, तब ये क्लियर हो जाएगा। पहले बताते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन है क्या और काम कैसे करता है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल है, पॉइंट नंबर 8, ये इसी से जुड़ा हुआ होगा। रिकर्सिव function is called recursive function when it calls itself. This concept can be used to repeat the statements of a function several times. So recursion is an alternative of looping concept. हम लूप यूज करते हैं ना, लूप की जगह पे हम चाहे तो रिकर्सन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि रिकर्सन ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और लूपिंग जो है वो कम एक्सपेंसिव होता है। तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मेमोरी में कहाँ पे क्या कैसे होता है। पहले ये बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है void हेलो नाम का मान लो कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिंटर एंड देन हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हेलो को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन तो काफ़ी छोटा सा है, इसका नाम हो गया हेलो, रिटर्न टाइप हो गया void। जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन में आएगा तो पहले ये प्रिंटफ काम करेगा। प्रिंटफ क्या करेगा कि इस मैसेज को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, उसका क्या लिखा हुआ है, फिर से हेलो कॉल किया हुआ है, फिर वापस कंट्रोल जाएगा इसके अंदर, फिर ये प्रिंटफ काम करेगा, फिर हेलो कॉल करेगा, फिर कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, फिर ये हेलो कॉल करेगा। मतलब ये एक तरह से इन्फिनाइट लूप हो गया। ये बार बार ये अपने आप को कॉल करता रहेगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मेन फंक्शन है तो मेन में जा करके और डायरेक्टली इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि हेलो एंड देन द पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम जो है ना ये धीरे धीरे बाद में हैंग कर जाएगा। इसलिए हैंग कर जाएगा कि एक बार जब कंट्रोल इसमें हमने इसको कॉल किया फ्रॉम मेन फंक्शन, तो कंट्रोल इसमें गया, फिर इसने प्रिंट किया, फिर अपने आप को कॉल किया, फिर वापस कंट्रोल आया इसमें, फिर प्रिंटफ हुआ, फिर हेलो हुआ, फिर प्रिंटफ हुआ, फिर हेलो हुआ। ये कभी इससे बाहर नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली प्रोग्राम जो है हैंग कर जाएगा और वो अपने आप क्रैश कर जाएगा। वो प्रोग्राम जो है मेमोरी इसका फुल हो जाएगा, इस तरह का कुछ सिस्टम होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक रिकर्सन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हेलो जो है अपने आप को कॉल कर रहा है। यहाँ लिखते हैं कमेंट करके, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज कॉलिंग इटसेल्फ, अपने आप को ये कॉल कर रहा है। अब इस केस में अभी क्या होगा ना कि here this program will never stop as function hello will keep
calling itself again and again. So this becomes something like an infinite loop. अब अगर इसके रिकर्शन को अगर स्टॉप करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई स्टैटिक वेरिएबल यूज कर लेंगे। कोड को फिर से कॉपी करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिखा कि स्टैटिक इंट x इक्वल टू 1। फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा उस समय क्या होगा कि x नाम का एक वेरिएबल डिफाइन होगा जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर ये प्रिंटफ काम करेगा, फिर से अपने आप को कॉल करेगा। नेक्स्ट टाइम जब ये जाएगा तो अब अगली बार से क्या होगा कि ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। जब ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा तो केवल प्रिंट करेगा। हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंटफ के जस्ट बाद x को प्लस प्लस कर लेंगे, ताकि जिस समय यहाँ पे कंट्रोल आया पहली बार उस समय x का वैल्यू 1 था, फिर x का वैल्यू 2 हो गया, और 2 होने के बाद फिर क्या हमने किया, एरर को कॉल किया, फिर कंट्रोल ऑफ इसमें जाएगा। सेकेंड टाइम क्या होगा कि ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो काम करेगा प्रिंटफ, तो फिर से ये हेलो वर्ल्ड पे जाएगा, फिर ये भी काम करेगा, x का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा, फिर ये हेलो कॉल करेगा, फिर इसका वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि x इक्वल टू %d, तो ये x का वैल्यू डिस्प्ले करता जाएगा कि अभी x का वैल्यू कितना है उस हिसाब से। तो हो क्या रहा है यहाँ पे ना कि ये स्टेटमेंट चूंकि एक ही बार काम कर रहा है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये x हमारा इनिशियलाइज हो गया 1 से, और अगली बार से x केवल इंक्रीज कर रहा है, केवल इंक्रीज कर रहा है। तो जिस समय हम इसको दोबारा से कॉल कर रहे हैं अपने आप को, उस समय हम चाहें तो कुछ ना कुछ कंडीशन पुटअप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ x। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि या तो ये फंक्शन कॉल होगा या ये कॉल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इफ लगा दें, इफ x is less than equal to 5, then and only then call itself, otherwise not। तो नेचुरल है कि पहली बार जब x का वैल्यू 1 होगा तो ये प्रिंट करेगा x इक्वल टू 1, फिर x का वैल्यू 2 हो गया तो अब ये कंडीशन चेक करेगा कि इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, फिर वापस जाएगा प्रिंट करेगा x इक्वल टू 2। अब x 3 हो गया, फिर चेक करेगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, फिर ये प्रिंट करेगा कि x इक्वल टू 3, फिर इसका वैल्यू 4 हो गया, फिर चेक करेगा कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, फिर ये कॉल करेगा। अब फिर ये 4 प्रिंट करके फिर 5 हो जाएगा, अप टू 5 ये काम करेगा। जैसे 5 के बाद ये 6 होगा ना, ये काम करना बंद कर देगा इस केस में। अब क्या करते हैं, इसी कोड को पे चलते हैं। तो इसमें कंट्रोलिंग एक हो गया कि अपने आप को ये कॉल कर रहा है, ये हेलो जो है ये अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन कितनी बार कॉल कर रहा है वो डिसाइड हो रहा है इस कंडीशन से। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये अपने आप को कॉल करेगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये अपने आप कॉल करना बंद करेगा। इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ बनाते हैं। इसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं, सेव एज रिकर्सन के नाम से, रिकर्सन डॉट सी। और इसमें बाकी सारा कोड तो ही आएगा, ऐसे इनपुट वगैरह, इसको हटा करके और यहाँ इसको फ्लेक्स कर देंगे। पर मैं केवल इसका प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं यहाँ पे, सेमीकोलन एंड देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराते हैं रिकर्सन डॉट सी को, जीसीसी रिकर्सन डॉट सी ए डॉट आउट। केवल 5 बार काम किया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 4 एंड 5। तो ये एक तरह का लूपिंग हो गया, लूपिंग है, ठीक है। तो यहाँ कोई लूपिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, ना वाइल है, ना फॉर है, ना डू वाइल है, फिर भी ये लूप की तरह काम करता है। वो इसलिए काम करता है कि ये फंक्शन हेलो नाम का जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करता है, और तब तक कॉल करता है जब तक ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। जिस प्रोग्राम को हम लूप से बनाते हैं, जैसे किसी नंबर का टेबल डिस्प्ले करना है तो उसके लिए लूप राइट करते हैं, कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं उसको चेक करना है, उसके लिए लूप राइट करते हैं।
या ऐसे लूपिंग का ढेर सारे इसमें एग्जाम्पल आता है। तो उस लूपिंग वाले एग्जाम्पल्स को हम लोग चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन। जहाँ जहाँ हम लोग फॉर लूप यूज़ किए हैं या व्हाइल लूप यूज़ किए हैं किसी प्रोग्राम के अंदर में, तो उस लूपिंग के कोरस्पॉन्डिंग हम चाहे तो फंक्शन बना सकते हैं। उस फंक्शन का नेचर कर देंगे स्टैटिक, और स्टैटिक करने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। उस वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करेंगे, ये मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल हो जाएगा, ये चेंज हो गया और ये हमारा कंडीशन हो गया। तो दिस इज जस्ट लाइक ए डू व्हाइल लूप। सर हाँ, सर स्टैटिक का यहाँ पे क्या था? स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि ये मेरा वेरिएबल यहाँ डिफाइन हुआ, ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जब ये फंक्शन से कंट्रोल मेरा बाहर वापस जाएगा या नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस समय इसका वैल्यू लॉस्ट नहीं होगा, ये अपने प्रीवियस वैल्यू कैरी कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि वो वैल्यू उसका लॉस्ट हो जाता है सिंपल वेरिएबल के केस में, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के केस में जो है इसका वैल्यू उसका लॉस्ट नहीं हो रहा है। तब ना यहाँ पे ये काम कर रहा है कि फर्स्ट टाइम एक्स का वैल्यू 1 हुआ और प्रिंट हुआ कि x इक्वल टू 1, फिर एक्स का वैल्यू बढ़ के 2 हो गया। अब फिर हमने ये कंडीशन चेक किया तो कंडीशन तो ट्रू है, जब ट्रू है तो फिर से अपने आप को ये कॉल कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल कर रहा है तो ये स्टेटमेंट नहीं काम कर रहा है। यही वजह है कि अगली बार एक्स का वैल्यू 2 डिस्प्ले होता है, क्योंकि अगर ये काम करता है तो फिर से एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है। जी अगर इस स्टैटिक को हटा देंगे यहाँ से, अगर हम, ठीक है, अगर इस स्टैटिक को यहाँ से हटा देंगे तो फिर ये इन्फाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही स्टैटिक नहीं रहेगा ना तो बार बार क्या होगा कि एक्स का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। जितनी बार हम कॉल करेंगे एक्स इस 1 से स्टार्ट होगा, फिर एक्स का वैल्यू 2 होगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक्स 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 होगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में अगर ये स्टैटिक नहीं रहेगा तो अब ये इन्फिनाइट लूप का केस हो जाएगा, और स्टैटिक होने की वजह से क्या होता है कि ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इसका प्रीवियस वैल्यू कैरी होता है। तो किसी भी वेरिएबल का नेचर अगर स्टैटिक है तो उसका मीनिंग ये है कि अपने पहले वाले वैल्यू को कॉल करेगा बिटवीन डिफरेंट कॉल्स ऑफ दैट फंक्शन, और अगर उसका वैल्यू स्टैटिक नहीं है तब है कि वो बार बार इनिशियलाइज होगा, जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वो इनिशियलाइज होगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल हो गया एक लूपिंग का ही, लूपिंग का ये छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 5 तक को प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है 1 से लेकर के 5 तक को प्रिंट कर रहे हैं। जब ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसका आउटपुट ही ना आ रहा है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। तो ये एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट हो गया है। इसी चीज़ को हम फॉर लूप से भी कर सकते थे कि लेते कि फॉर x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस प्लस। तो वो भी क्या करता है ना कि वो भी यही आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन उस फॉर लूप के रनिंग होने में और इस फंक्शन के रनिंग होने में दोनों में इंटरनल डिफरेंस है। उस इंटरनल डिफरेंस पर कल आएंगे। अभी क्या करना है कि इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए 2-3 प्रोग्राम हम राइट करते हैं, टास्क बना देते हैं। उसको क्या, उसमें लूपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं करना है, उसमें ये फंक्शन ही यूज करना है, रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल। कंसेप्ट उसमें ही रहेगा। जैसे एक हम टास्क देते हैं, अभी टास्क आज कितना डेट है, 4 है, 4, 5, 20, 1, मतलब आज के डेट का ये पहला टास्क हो गया। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। वाला ये हो गया, तो कॉपी कर लो। दूसरा राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले all even numbers between 5 to 100। ठीक है, 100 5 to 50 कर लो उसको, कुछ भी यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। लूपिंग यूज नहीं करना है, जो काम करना है सब रिकर्सिव फंक्शन से ही करना है। तीसरा राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट n terms of
फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज पता ही है, यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। सब में पहले हम लोग क्या करते थे, लूप यूज करते थे, अब लूप यूज नहीं करना है। अच्छा, चौथा write a program to calculate the factorial of a number using recursive function। काफी है, सबका नेचर सेम ही है। इसी प्रोग्राम में लूप नहीं यूज करना है, ना व्हाइल लूप, ना फॉर लूप, ना डू व्हाइल लूप। केवल फंक्शन बनाना है, जैसे इसमें फंक्शन बना लेना है रिकर्सिव, इसमें फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना लेना, यहाँ फंक्शन बना लेना है फिबोनाची नाम का, इसमें इवन नंबर्स नाम का, यहाँ टेबल नाम का। और वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को कॉल करे, ठीक है। कंट्रोलिंग हमारा होना चाहिए कि कितनी बार वो कॉल कर रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है उसको सोचना है, और तब फिर उस फंक्शन को कॉल करना है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन क्या करेगा, उसको कॉल करेगा, अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले कर देगा। तो इतना अगर बन जाएगा तो क्या होगा, रिकर्सन का कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग रिकर्सन यूज करते हैं। बाकी इंटरनली कैसे ये काम करता है, मतलब इंटरनली लूपिंग में और रिकर्सन में क्या डिफरेंस है, इसका डायग्राम बना के कल हम दिखा देंगे कि मेमोरी में क्या होता है जिस समय ये फंक्शन कॉल होता है उस समय। अभी पहले क्या करना है कि इस 4 प्रोग्राम को बना के एक बार देख लेना है, ठीक है। इसी फाइल को PDF में हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम अपलोड कर देंगे। फिर मिलते हैं कल।